हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक और नया एस्पेक्ट आपको बताने जा रहे हैं। अब तक कि हमने जितने भी इस अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लेक्चर्स किए हैं, वहाँ पे मैंने कभी आपसे कहा नहीं, लेकिन हम दोनों ने बिना कहे इस बात को मान लिया कि जो भी हमारा y आउटकम है, ये हमारा एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। और ये हमने कहा नहीं, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल था, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि y हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। किस प्रकार से कि एप्सिलॉन चूँकि नॉर्मल है तो y भी हमारा नॉर्मल हो जाएगा, वो उसका एक लीनियर फंक्शन है। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिस में क्या जो हमारा डेटा होता है, क्या हरदम कंटिन्यूअस होता है? आपके पास बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी प्रैक्टिस में कंडीशंस आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, जहाँ पर हमारा डेटा कंटिन्यूअस नहीं होता है, लेकिन वो कैटेगरिकल डेटा होता है, खाली दो कैटेगरीज में है। जैसे कि हमने अपना एक उदाहरण अपने कई लेक्चर्स में लिया है, जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने निकाले हैं, जो हमारे 3 वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं कि स्टूडेंट ने कितनी पढ़ाई करी, कितना स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काम किया, कितने उसने असाइनमेंट दिए। लेकिन अगर हम इसी वेरिएबल को इस प्रकार से देखना चाहें, जिन स्टूडेंट के नंबर हमारे 50% के ऊपर आए हैं, उनको हम इस कैटेगरी में डाल देंगे कि वो सक्सेसफुल हैं, और जिन स्टूडेंट्स के नंबर हमारे 50% से कम आए हैं, उनको हम इस कैटेगरी में डाल देंगे कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अर्थात एक कैटेगरी में हो जाएंगे जो स्टूडेंट पास हो गए, और एक कैटेगरी में स्टूडेंट आएंगे जो हमारे फेल हो गए। अब इस कैटेगरीज को अगर हम चाहें तो एक इंडिकेटर वेरिएबल के द्वारा भी दिखा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर हमारा स्टूडेंट सक्सेसफुल है, पास हो गया है, तो y की वैल्यू है 1, और अगर हमारा स्टूडेंट अनसक्सेसफुल है, फेल हो गया है, तो इसकी जो हमारे y की वैल्यू है 0। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे 20 ऑब्जर्वेशन थे, उसमें से हमारे खाली 2 तरह के ऑब्जर्वेशन आएंगे, या तो 0 या 1, और उनके अपने ग्रुप बन जाएंगे। तो कि ऐसे केसेस में अगर हम अपना जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने अब तक पल की रखा हुआ है, उसको लगाएं, तो क्या वो उपयुक्त होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका y नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, और अगर आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो आपको जो भी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस मिलेंगे वो गलत होंगे। अब दूसरा सवाल आता है, अगर वो सही नहीं तो सही तरीका क्या है? तो सही तरीका यहाँ पे हमारा होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जहाँ पर हम अपने इस आउटपुट वेरिएबल को मानते हैं कि वो हमारी 2 वैल्यूज़ लेता है, 0 और 1, और कोई भी अगर हमारा रैंडम वेरिएबल 2 वैल्यूज़ अगर लेता है, तो उसको हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा बहुत आसानी से मॉडल कर सकते हैं। ये जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये हमारा प्रैक्टिस में बहुत जगह इस्तेमाल आता है। ऐसे ख़ास तौर पे हम आपको एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ का। आप अगर ये सोचिए कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, और उसको किस प्रकार से ये फैसला किया जाता है कि किसी इंसान को उसको कार्ड देना है कि नहीं देना है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको बैंक एक कार्ड देता है, और उसके अंदर एक लिमिट होती है कि आप हर महीने उस कार्ड से उस लिमिट के अंदर तक की शॉपिंग कर सकते हैं, आप खर्चा कर सकते हैं, और जो उसका पैसा है, वो आपको पैसा महीने के अंत में जब उसका बिल जनरेट होगा, तब आपको देना होगा। यह कुछ उसी प्रकार का कार्य है कि बैंक आपको उधार दे देता है, लेकिन उसमें से कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है उतने समय के लिए आपसे। वो इंटरेस्ट कहीं और से लेता है, उसके बारे में मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर मैं उसका कस्टमर हूँ और बैंक ने अगर मुझे कार्ड दिया है, तो अगर मैं उस महीने के अंदर मैं जो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका मैंने पैसा उसको नहीं दिया, लेकिन मैं पैसा बाद में दूंगा, राइट? तो इस क्रेडिट कार्ड में को अगर किसी बैंक को इशू करना है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? बैंक की ये इच्छा होती है कि जिस पैसे को आपने इस महीने खर्च किया है, आप पहले खर्च करते रहिए, लेकिन महीने के अंत में जब हम आपको बिल देते हैं, तो उतना पैसा आप हमको वापस दे दीजिए। और अगर हम वापस नहीं देते हैं, देन उसके अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो बैंक की ये समस्या है कि किसी इंसान को क्रेडिट कार्ड या तो दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो 2 ही तो ऑप्शन है, या तो 0 या 1। अब इस बात का फैसला कैसे किया जाए?
अब जो क्रेडिट कार्ड को इशू करना है और नहीं करना है, ये फैसला इस बात पे डिपेंड करता है कि हम जिस इंसान को ये क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं उसकी पैसा वापस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब अगर पैसा वापस करना अगर है तो इंसान तभी वापस करेगा जब उसके पास सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए। अगर हम कहें कि कोई इंसान ऐसा है जिसकी एक पक्की नौकरी है कि उसको पता है कि हर महीने उसको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो बैंक उसको 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड का लिमिट आराम से दे सकता है और उसको क्रेडिट कार्ड दे सकता है। लेकिन अगर उसको बैंक अगर 50 लाख तक की अगर शॉपिंग लिमिट अगर देता है तो क्या उसके पैसा वापस करने के चांसेस हैं? बहुत कम है। उसके अलावा आपके पास कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो जो इंसान है उसकी जो नौकरी है किस प्रकार की है, उसको हर महीने कितनी सैलरी मिलती है और उसको पिछले कई सालों में उसको कितनी सैलरी मिली है। उसकी बेसिस पर ये जज करते हैं कि इस इंसान के पैसा वापस करने के कितने चांसेस हैं, और जहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ उनको कॉन्फिडेंस होता है कि ये इंसान हमारा पैसा वापस कर देगा, वहाँ पर वो क्रेडिट कार्ड को इशू कर देते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या है, आपके कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो हमारे कंटिन्यूस हो सकते हैं, कंटिन्यूस हैं, लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट हमारा खाली बाइनरी वेरिएबल है कि कंटिन्यूस वेरिएबल हमारी कुछ भी वैल्यू ले लें, किसी इंसान की सैलरी कितनी है, किस प्रकार की नौकरी, इत्यादि इत्यादि, लेकिन फैसला हमको सिर्फ ये करना है कि क्रेडिट कार्ड या तो देना है या नहीं देना है, अर्थात y=1 या y=0। तो ऐसी सिचुएशन में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह के आप अगर देखोगे कि प्रैक्टिस में बहुत सारे हमारे पास सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल होता है। जैसे मेडिकल साइंस में हमारा कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, लेकिन हम इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो इसी चलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन के क्या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और उसको हम आर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। तो हमने अपना जो भी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल y=x बीटा प्लस एप्सिलॉन हमने अब तक जो देखा है, उसमें से हमारे पास 2 प्रकार के वेरिएबल थे, के इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जिनको हमने x1, x2, xk के द्वारा दिखाया था, और एक हमारा स्टडी वेरिएबल था जो हमारा आउटपुट वेरिएबल था जिसको हमने y के द्वारा दिखाया था। अब ये जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं इनको हम या तो कंटिन्यूस स्केल पर या हम इंडिकेटर वेरिएबल की तरह दोनों तरीके से हम उनको मेजर कर सकते हैं, राइट। तो हमारे जो भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं ये हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं। तो जब हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्वालिटेटिव होते हैं देन उनकी जो वैल्यूज़ को उसको हम इंडिकेटर वेरिएबल के द्वारा या डमी वेरिएबल के द्वारा इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर हम अपने डमी वेरिएबल्स मॉडल को यूज़ करते हैं। तो उस केस में क्या है कि जैसे हम कहें कि एक्स हमारा एक वेरिएबल है टेस्ट, तो किसी इंसान को अगर चाय या कॉफ़ी में से क्या अच्छा लगता है, इसके ऊपर अगर मुझे अपने ऑब्जर्वेशंस अगर लेने हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने उस इंसान से पूछा, अगर उसने उत्तर दिया कॉफ़ी तो मैंने दे दिया 1, और अगर उत्तर दिया चाय तो उसको मैंने उत्तर दे दिया 2। तो ये क्या हुआ, ये हमारे इंडिकेटर वेरिएबल हो गए। कोई 1 और 2 का मतलब ये नहीं है कि उसको चाय कॉफ़ी के कंपैरिजन में 2 गुना अच्छी लगती है, लेकिन ये खाली हमारा इंडिकेटर वेरिएबल है, राइट। उसी तरीके से जब हमारा स्टडी वेरिएबल हमारा है, ये हमारा अगर क्वालिटेटिव होता है देन उसकी वैल्यू को भी हम एक इंडिकेटर वेरिएबल के द्वारा दिखा सकते हैं। और हम इसमें से ऐसे उदाहरण के लिए अगर हम इसमें से 2 वैल्यूज़ लेते हैं 0 और 1, तो उस केस में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि y हमारा आउटकम है, तो आउटकम को हमने 2 हिस्सों में दिखाया है कि सक्सेस या फेल्योर, या यस और नो, या लाइक और डिसलाइक। तो जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हमने कहा कि सक्सेस है तो मैंने कह दिया y की वैल्यू है 1, फेल्योर है तो 0। उसी तरह से अगर यस है तो 1, नो है तो 0। उसी तरीके से अगर लाइक है तो 1 और डिसलाइक है तो 0। हाँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 1 और 0 कुछ ऐसा नहीं होता है कि इनकी कोई फिक्स वैल्यू होती है कि सक्सेस है तो ही 1 देना और फेलियर को 0 देना है। हम इसमें सक्सेस को 0 और फेलियर को भी 1 कर सकते हैं, अर्थात इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं।
तो ये जो वैल्यूज़ हमारी y की हैं ये हमारी 0 और 1 के द्वारा यहाँ पर दिखाई जाती हैं। 0 और 1 के पीछे कारण ये है कि अगर हम 0 1 को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्टैटिस्टिक्स में जो इंटरप्रिटेशन लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब हम देखिए यहाँ पर अपना ये मॉडल कंसीडर करते हैं और यहाँ पे हम ये एज्यूम करेंगे कि y हमारा दो तरह की वैल्यूज़ ले सकता है, 0 और 1। तो मैंने अपना देखिए ये मॉडल लिया, वही अपना पहले वाला y इज इक्वल टू बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा के x के प्लस एप्सिलॉन, और उसमें से हमने उसमें n ऑब्जर्वेशन लिए तो उसको मैंने यहाँ पे xi1 xi2 और xik कर दिया। और इसी चीज़ को मैंने इस प्रकार से लिख दिया कि ith ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा जो भी मॉडल हो जाएगा वो हमारा xi ट्रांसपोज बीटा प्लस एप्सिलॉन i हो जाएगा, राइट। तो जहाँ पे हमारा xi ट्रांसपोज क्या है, ये हमारा ith ऑब्जर्वेशन जो हमने x1 x2 xk पर लिए ये उनका एक वेक्टर है, और बीटा हमारा क्या है, ये हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वेक्टर है। यूजुअली हम ये देख लेते हैं कि हम अगर xi1 इक्वल टू अगर हम सभी के लिए 1 कर लेते हैं तो हमारा ये जो वेरिएबल होता है ये हमारे इंटरसेप्ट टर्म को इंडिकेट करता है। जैसे कि अगर हम कहें यहाँ पे अगर हमने xi1 को अगर 1 कर दिया तो ये वेरिएबल हमारा बन जाएगा खाली बीटा 1, तो बीटा 1 हमारा इंटरसेप्ट टर्म की तरह लेगा। और अगर हम इसमें से स्टडी वेरिएबल y है, इसको हम कहते हैं ये सिर्फ दो वैल्यू लेता है, या तो 0 या 1। तो इस केस में हम ये एज्यूम कर सकते हैं y को हम अपने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा बहुत आराम से दिखा सकते हैं। और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर होता है ये हमारा pi होता है, और ये हमारा एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन होता है। और इस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि yi हमारी वैल्यू लेता है 1 विथ प्रोबेबिलिटी pi, और yi हमारी वैल्यू लेता है 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस pi, राइट। तो अर्थात प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, स्मॉल pi, और प्रोबेबिलिटी हमारी yi के 0 लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस स्मॉल pi, राइट। और अगर हम ये एज्यूम करें कि अगर हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन i हमारा 0 है, जैसा हमने पहले भी किया है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi आपका किस प्रकार से आ जाएगा, xi ट्रांसपोज बीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी yi इक्वल टू 1 अर्थात pi, राइट। आपको अगर हम ये बता दें कि अगर हमारे पास कोई अगर एक रैंडम वेरिएबल अगर होता है जो हमारा 0 और 1 वैल्यू लेता है इस प्रकार से कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है pi और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस pi, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू y अगर हम निकालते हैं तो 1 इंटू pi प्लस 0 इंटू 1 माइनस pi, इस प्रकार से निकालते हैं। इसलिए ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी इस केस में pi आ जाएगी। अब जो pi आपकी क्या है, pi आपकी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हरदम 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो अब ये बताइए कि इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi है ये हरदम 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर आप अपने पहले वाले रिग्रेशन मॉडल के बारे में अगर सोचें तो आप क्या कह सकते हो कि कोई भी स्टडी वेरिएबल की एवरेज वैल्यू जो है वो हरदम 0 और 1 के बीच में लाई करेगी? नहीं, ऐसा कहना उपयुक्त नहीं होगा, राइट। तो इसलिए आपको देखा होगा कि जो हमने पहले मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल किया था और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल कर रहे हैं इसमें से क्या अंतर आ रहा है। अब इस केस में अगर आप अपना वेरिएंस ऑफ yi अगर आप निकालना चाहेंगे तो बर्नौली के केस में आपको पता है कि जो बर्नौली रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस होता है वो p इंटू 1 माइनस p होता है। तो इसी को अगर हम यहाँ पे लिख दें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi इंटू 1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi, और इसको मैंने डिनोट करता है कि सिग्मा स्क्वायर yi है ये, राइट। तो जो भी हमारे कुछ एम्पिरिकल एविडेंस हैं उसके द्वारा ये देखा गया कि y अगर हमारा कोई डाइकोटोमस वेरिएबल होता है, अर्थात अगर ये दो वैल्यूज़ लेता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y को हम अपने 0 और 1 के बीच में उसको मैप कर सकते हैं, और उसका जो कर्व हमारा कुछ एस शेप जैसा कर्व होता है जैसा मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, और ये नॉन लीनियर होगा। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह का करें तो आप देखोगे कि ये जो हमारा शेप या तो इस तरीके का आ जाएगा या इस तरीके का आ जाएगा, राइट। तो अब समस्या आती है कि इस तरह के शेप को किस तरीके से हम यहाँ पर हैंडल करें। अब आप अगर देखोगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या हो रहा है, अब मैंने देखिए यहाँ पे दो कर्व बनाए हैं, यहाँ पर वैल्यू है 0 और यहाँ पर वैल्यू है 1। तो आपने देखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में क्या है,
या तो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होंगे या 1 पर होंगे। अब अगर इनके बीच में आपसे अगर कहा जाए कि आप एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट करिए, तो कुछ इसी तरीके का होगा तो होगा जो मैंने यहाँ बनाया है। ये तो उपयुक्त नहीं लग रहा है। उसकी जगह अगर हम इसी सिचुएशन में जहाँ पर हमारे वेरिएबल्स हमारे 0 और 1 के बीच में इस प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके बीच में अगर हम एक अगर एस टाइप कर अगर हम ये यहाँ पर अगर हम फिट करते हैं तो ये शायद ज़्यादा उपयुक्त होता है, और इसी को हम कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। राइट, तो आप ये देख सकते हो कि अपने इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हम किस प्रकार का कर्व फिट करने की कोशिश करेंगे। राइट, अब ज़रा से हम इसकी एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 गिवन x अगर हम निकालते हैं तो उसमें से ये हमारी इस प्रकार से आ जाएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ x ट्रांसपोज बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ x ट्रांसपोज बीटा। इसको हम मान लेते हैं कि हम ये हमारी p के बराबर है। राइट, अब अगर हम यहाँ से p अपॉन 1 माइनस p की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ x ट्रांसपोज बीटा आ जाएगी, और अगर हम दोनों इसका अगर नेचुरल लॉग ले लेंगे तो लॉग ऑफ p अपॉन 1 माइनस p हमारा x ट्रांसपोज बीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये जो हमारी क्वांटिटी है लॉग ऑफ p अपॉन 1 माइनस p, इसका एक नाम होता है, इसको हम कहते हैं लॉजिट, और इसको हम डिनोट करते हैं कि लॉजिट ऑफ p हमारा कितना होगा, p अपॉन 1 माइनस p का नेचुरल लॉग होगा। राइट, तो हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू लॉजिट p। अब हम क्या करेंगे, हमको बेसिकली हमको अपने इस y की वैल्यू को एस्टिमेट करना होता है। तो हम अब आप देखोगे कि ये जो p है, ये p आपका इस प्रकार से है, और p आपका काहे पे डिपेंड कर रहा है, बीटा के ऊपर। तो अर्थात कि अगर आपको p की वैल्यू निकालनी अगर है तो उसके लिए आपको पहले बीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम बीटा को एस्टिमेट करते हैं, और सपोज़ करिए कि हमारा बीटा का एस्टिमेटर हमारा बीटा हैट आ गया, और उसके द्वारा हम अपने मॉडल से फिटेड वैल्यूज़ इस प्रकार से निकालते हैं। राइट, कि हम यहाँ पर अपना जो भी हमारा ये y इक्वल टू हमारा ये वाला इक्वेशन आया है, यहाँ पर हम बीटा की जगह हमारे बीटा हैट रख देंगे। तो आपका वाई आई हैट कितना बन जाएगा, पी आई हैट, इसको हम इंडिकेट करते हैं। और इसके साथ में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने ये फंक्शन लिखा हुआ था इस जगह पर हम इसको लाल में कर दे रहे हैं, यहाँ पर हमने बीटा को बीटा हैट से रिप्लेस कर दिया, और यही चीज़ देखिए मैंने यहाँ पर लिख दी, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स आई ट्रांसपोज बीटा हैट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स आई ट्रांसपोज बीटा हैट, और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से 1 अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स आई ट्रांसपोज बीटा हैट लिख दिया। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसकी वाई आई हैट की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन अब उसको समझना पड़ेगा कि उसका हम इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से करेंगे। राइट, तो इस ऐसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में आपने देखा था कि जो बीटा का इंटरप्रिटेशन आ गया था कि वो एवरेज वैल्यू जो y की है उसमें से किसी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के सापेक्ष उसका रेट ऑफ चेंज कितना है। अर्थात अगर हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में एक यूनिट चेंज करेंगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ y में कितना चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में इसका कुछ इंटरप्रिटेशन एक अलग तरीके से आता है। तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट, अपने इस बीटा के लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा पहले एक सिंपल केस लेते हैं, और जहाँ पे हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि खाली एक हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, और उसके लिए हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया ईटा एक्स, विच जो हमारा बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स है। राइट, अब हमने क्या किया, इस बीटा 0 और बीटा 1 की वैल्यू निकाली, और बीटा 0 का एस्टिमेट हमारा आ गया बीटा 0 एस्टिमेट, और ये आपका है बीटा 1 का जो एस्टिमेट आ गया ये आपका बीटा 1 एस्टिमेट आ गया। राइट, ये आपका बीटा 1 लिखा हुआ है। राइट, अब हमने क्या किया, इसके बाद में इस ईटा की वैल्यू को हमने x इक्वल टू एक्स आई पर निकाला। तो ये किस प्रकार से आ जाएगा, ईटा हैट एक्स आई इज इक्वल टू बीटा 0 हैट प्लस बीटा 1 हैट एक्स आई, और ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं लॉग ऑर्स, और ये हमारा कहाँ पे, x अपॉन एक्स आई की जगह। राइट, आप अगर देखेंगे ये जो हमने यहाँ पर
p अपॉन 1 माइनस p को लिखा हुआ है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आपको जिनको आइडिया है वो लोग कहेंगे ये हमारा क्या होता है, ऑड्स होता है ये, और इसका हमने लॉग लिया हुआ है। तो ये जो हमारा ईटा एक्स आई है, ये हमारा x इक्वल टू एक्स आई पर लॉग ऑड्स आ गया। और उसी तरीके से हमने x इक्वल टू एक्स आई प्लस 1 पर मैंने इसी ईटा हैट को निकाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ईटा हैट एक्स आई प्लस 1 पर बीटा 0 हैट प्लस बीटा 1 हैट एक्स आई प्लस 1। ये हमारा क्या है, ये हमारा x इक्वल टू एक्स आई प्लस 1 पर लॉग ऑड्स है। अब ज़रा सा हम इस लॉग ऑड्स और इस लॉग ऑड्स का दोनों का हम अंतर ले लेते हैं। तो जब आप इसका अंतर लेंगे तो आपने देखा कि ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी बीटा 1 हैट, और इस बीटा 1 हैट को अगर हम यहाँ पर इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा एनालाइज करें, तो इस प्रकार से आ जाएगा। ये हमारा कितना हो गया, लॉग ऑफ ऑड्स कहाँ पर, एक्स आई प्लस 1 पर, माइनस लॉग ऑफ ऑड्स कहाँ पर, एक्स आई पर। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये हमारा जो एक्स आई प्लस 1 पर ऑड्स हैं और एक्स आई पर ऑड्स हैं, उनके रेशियो का ये लॉग आ गया। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स आई प्लस 1 पर जो ऑड्स हैं और एक्स आई पर जो ऑड्स हैं, ये हमारे एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा 1 हैट आ गए, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं ऑड्स रेशियो, क्योंकि ये दो ऑड्स का रेशियो है। ये जो हमारे दो ऑड्स हैं, ये हमने x इक्वल टू एक्स आई प्लस 1 और x इक्वल टू एक्स आई पर निकाले हैं। और ये हमको क्या निकाल रहे हैं, ये हमको ये बता रहे हैं कि अगर हम अपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में अगर हम एक यूनिट का चेंज करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में कितना चेंज होगा या कितना इंक्रीज़ होगा, इस इंक्रीज़ को ये एस्टिमेट करके बता रहा है, राइट। अब इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में अगर आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना है, तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के केस में जो हमने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस किया था उससे थोड़ा सा अलग होता है। उसके पीछे ये है कि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ पर हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी हमारे मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं उनको निकालना कठिन होता है, राइट। तो इसलिए जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में अपना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए करते हैं, वो हमारा एसिम्प्टोटिक थ्योरी पर बेस्ड होता है। एसिम्प्टोटिक थ्योरी का में अगर हम एक साधारण भाषा में बात करें, तो जब हमारे सैम्पल साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, देन हम अपने रिजल्ट्स को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, राइट। इस तरह की हमारी एक थ्योरी होती है स्टैटिस्टिक्स में, उसका हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के इन्फरेंस निकालने में, राइट। तो ये जो हमारा टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन केस में, ये हमारा एक जो टेस्ट होता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट भी हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्रिएट करने का एक तरीका होता है, मेथोडोलॉजी होती है। और उसके द्वारा जो भी हमारी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आती है, उसका हम नाम यहाँ पे देते हैं डेविएंस, राइट। उसके अलावा हमारे यहाँ पे दो और टर्मिनोलॉजी हैं कि अगर हम कहते हैं कि कोई मॉडल है जिसमें अगर हमारे पास एग्जैक्टली p पैरामीटर्स हैं और वो उस डेटा को परफेक्टली तरीके से फिट करते हैं, अर्थात जो हमारा सैम्पल डेटा है उसमें से उसकी बेसिस पे जो हमने अपने p पैरामीटर्स को निकाला है वो हमारे उस मॉडल को बिल्कुल अच्छे परफेक्ट तरीके से फिट करते हैं, तो इस तरह के मॉडल को हम जो कहते हैं सैचुरेटेड मॉडल। तो जो स्टैटिस्टिक्स जो हमारे लॉग लाइक्लीहुड्स, हमारे फिटेड मॉडल के लॉग लाइक्लीहुड्स और सैचुरेटेड मॉडल के लॉग लाइक्लीहुड को जो कंपेयर करती है, उस स्टैटिस्टिक्स को हम कहते हैं मॉडल डेविएंस। और ये जो मॉडल डेविएंस है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करने के लिए। आपको चिंता नहीं करनी, ये सब आपको सॉफ्टवेयर में मिलेगा। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करने का तरीका आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने पहले किया है। हम अपने इस मॉडल डेविएंस को इस प्रकार से हम डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमने अपना लाइक्लीहुड फंक्शन निकाला और उस लाइक्लीहुड फंक्शन को हमने सैचुरेटेड मॉडल पर निकाला और बीटा इक्वल टू बीटा हैट पर निकाला और उसका हमने नेचुरल लॉग ले लिया। उसके बाद में जो हमारा मॉडल डेविएंस हमारा इस प्रकार से डिफ़ाइन हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ सैचुरेटेड मॉडल माइनस ट्वाइस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन
जब हमारा बीटा इक्वल टू बीटा हैट है, राइट। और बीटा हैट आपका क्या है, ये आपका बीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, राइट। अब अगर हम ये मान लें कि जो भी हमने अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन है वो हमारा सही है, तो उस केस में जो हमारा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आता है उसका लार्ज सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हम अगर जैसे आपने देखा है कि हमने अपनी कई स्टैटिस्टिक्स का जैसे काई स्क्वायर टी एफ का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, तो वहाँ पे हमने कहीं नहीं एज्यूम किया कि हमारा सैंपल का साइज़ लार्ज होगा। और टी के केस में आपने देखा था कि सैंपल का साइज़ अगर लार्ज हो जाता है तो जब हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 30 के ऊपर हो जाती हैं तो टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे एक से हो जाते हैं। लेकिन हमने इन जनरल कोई ऐसा एजम्पशन नहीं लिया था। तो यहाँ भी हमारी जो हमारी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगी उसके ऊपर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सैंपल जब लार्ज हो जाता है देन उसका अप्रॉक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काई स्क्वायर विद n माइनस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाता है। तो इसलिए अगर हमको ये स्टैटिस्टिक्स मिल गई है तो इसके द्वारा हम अपनी पी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तब ना हम अपना जो डिसीजन रूल इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर अगर हमारा ये जो मॉडल डेविएंस लैम्डा बीटा अगर हमारा काई स्क्वायर विद n माइनस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसकी वैल्यू अगर इससे कम आती है देन हम इंटरप्रेट करेंगे कि मॉडल हमारा एडिक्वेट है, अच्छा है। और अगर मॉडल डेविएंस की वैल्यू इस काई स्क्वायर की वैल्यू से बढ़ जाती है तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि फिटेल मॉडल हमारा अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि आप जब सॉफ्टवेयर पे करोगे देन आपको इसकी यहाँ पे पी वैल्यू भी मिलेगी और आपको आपका जो डिसीजन लेने का तरीका पहले जैसा ही होगा, राइट। अब आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडलिंग को अगर आर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको एक अलग से पैकेज चाहिए होगा जिसका नाम है HH, और HS दोनों मैंने अपर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है। ये एक्चुअली में हमारी एक किताब है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डेटा डिस्प्ले जिसको प्रोफेसर हाइबर्जगर एंड प्रोफेसर हॉलैंड ने लिखा है। तो इन्हीं का जो HH का नाम है इस इन ऑथर्स का, इसको यहाँ पे यूज़ किया गया और ये किताब हमारी स्प्रिंजर द्वारा 2015 में पब्लिश करी गई है। तो यह तो हम इस पैकेज को HH को हम इंस्टॉल कर लेंगे और इसकी लाइब्रेरी को हम यूज़ कर लेंगे। अब आपको इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन का डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए हम एक ऑब्जर्वेशन का डेटा सेट जो हमारा आर के अंदर है बिल्ट इन है हम उसको यूज़ करेंगे, राइट। और यह डेटा सेट आपका इस HH के द्वारा एग्जीक्यूटेबल होगा। तो इस डेटा का नाम हमारा है SPACSHU, राइट। इसके अंदर हमारे पास 138 ऑब्जर्वेशन है और हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। तो ये इस SPAC का मतलब है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है स्पेस और SHU का शॉर्ट फॉर्म है ये हमारा है शटल का ट्रांसफॉर्म है। तो ये डेटा हमारा कुछ स्पेस शटल का डेटा है जिसको मैंने आपको देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। यहाँ पे 138 ऑब्जर्वेशंस हमारे इस तरह से दिए हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक है टेम्प F और एक है डैमेज। और जो डैमेज आप देखोगे कि यहाँ पर वैल्यूज़ हमारी 0 या 1 के वैल्यूज़ में है और टेम्प F में हमारी कुछ कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं, राइट। तो ये जो हमारा डेटा है ये हमारा स्पेस शटल चैलेंजर क्लासेस से संबंधित है, राइट। इसमें कुछ उन्होंने अपने स्पेस शटल में कुछ इस्तेमाल किया था, उसकी बेसिस पे जो उसमें से डैमेजेस हुए थे ये उसके बारे में डेटा है। लेकिन एनीवे हमको इस डेटा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें इंटरेस्ट है। ये डेटा देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक टेम्प F और एक है डैमेज। और डैमेज में देखिए आप ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये हमारी इनकी वैल्यूज़ 0 और 1 के फॉर्म में हैं, राइट। तो इस डेटा में हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम हैं, एक टेम्प F जो हमारा टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में जब इस स्पेस शटल को लॉन्च किया गया था, और जो दूसरा हमारा वेरिएबल है डैमेज वो हमारा वैल्यू 0 या 1 लेता है। तो ये हमारी 1 वैल्यू कब लेता है, जब स्पेस शटल की ओ रिंग जब हमारी डैमेज हो जाती है, अदरवाइज़ 0 लेता है। और हर एक लॉन्च में यहाँ पर हमारे पास 6 केसेस हैं और हर एक ओ रिंग का एक एक केस है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 23 × 6 138 केसेस हैं, राइट। तो ये इस डेटा के बारे में है। लेकिन एनीवे हम सबसे पहले ज़रा इस डेटा को प्लॉट करते हैं।
तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जब आप इसको प्लॉट करते हैं तो देखिए इतने सारे ऑब्जर्वेशन आपके यहाँ पर ज़ीरो पर हैं, डैमेज इक्वल टू ज़ीरो पर, और ये देखिए आपके पास 6 ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो आपके डैमेज इक्वल टू 1 पर हैं। तो इसके बीच में आप अगर कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन अगर फिट करना चाहोगे तो ठीक नहीं होगा, दोनों को जॉइन करती हुई सब गलत होगा। तो इस केस में यहाँ पर हम एक यहाँ पे इस तरीके का एक हम जो अपना एस कर्व है इसको हम यहाँ पे फिट करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पे अपना जो लॉजिस्टिक मॉडल बनाते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है, वो इस प्रकार से बन जाएगा। लॉजिक पी इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा टेम्प इंटू एफ प्लस एप्साइलन। तो बीटा टेम्प बीटा 1 की तरीके से है जो हम उसको टेम्परेचर से रिलेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में बता रहा है। और आपकी यहाँ पे ये स्मॉल पी क्या है, लॉजिक ऑफ पी के अंदर जो हमने इस्तेमाल किया पी है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज है। ये ताकि प्रोबेबिलिटी दैट कि जो हमारा डैमेज वेरिएबल है ये हमारा वैल्यू 0 लेता है कि 1 लेता है, राइट। तो अब इसको अगर हम देखिए, आपको मैंने इसी प्लॉट को यहाँ पे साफ तरीके से दिखाया है कि यहाँ पे 2 ग्रुप्स बने हुए हैं इन ऑब्जर्वेशंस के, राइट। अब हम इसके अंदर जो हमारा कमांड होता है, कमांड हमारा होता है GLM। GLM हमारा शॉर्ट फॉर्म है जनरलाइज लीनियर मॉडल्स का। तो इसके अंदर हम अपना कमांड यूज़ करेंगे GLM, और उसके अंदर हम अपना फार्मूला देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होगा, ये एक हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा जिसके द्वारा हम अपने मॉडल को दिखाना चाहते हैं। डेटा के अंदर हमको अपना जो भी डेटा देना है उसको देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन यूज़ करेंगे फैमिली। तो फैमिली में हम यहाँ पे इसको बाइनोमियल लेंगे, राइट। जो हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पर्टिकुलर केस होता है, राइट। तो उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि फैमिली को। उसके अलावा भी आप यहाँ पे देखोगे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप यहाँ पे आप अपने हेल्प मेन्यू के द्वारा देख सकते हैं कि उनके क्या क्या इंटरप्रिटेशन होंगे और उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। तो ठीक है, हमने इस कमांड को यहाँ पे यूज़ किया GLM, और जो फार्मूला हमारा देखिए वही है जिस प्रकार से हमने लीनियर मॉडल में यूज़ किया था, वाइट टिल्डा एक्स। तो मैंने यहाँ पे इसी तरह से डैमेज टिल्डा टेम्प एफ कर दिया। डेटा हमारा कौन सा है, डेटा हमारा स्पेस से शटल का डेटा है SPAC SHU, और हमने फैमिली कौन सी यूज़ करी है, बाइनोमियल की, राइट। तो देखिए इसका जो भी आउटपुट आया हमने इसको एक इस स्पेस SPAC SHU.GLM में स्टोर कर लिया, और ये देखिए मुझे कुछ यहाँ पे इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। अब इसका आप देखिएगा तो ये तो आपका जो कमांड है वो आपने दिया है, बता दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ही है कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट में क्या है, इसने आपको ये वैल्यू दिखा दी इंटरसेप्ट की, और ये आपकी वैल्यू दिखा दी बीटा 1 की। तो ये जो वैल्यू होगी ये आपको बीटा 0 की वैल्यू होगी 5.0850, और माइनस 0.1156 ये आपकी बीटा हैट टेम्प की हो गई, राइट। अब इसी में उसने आपको देखिए जो आपका डेविएंस है, मॉडल डेविएंस है, उसके बारे में दिखा दिया है कि आपका नल डेविएंस यहाँ पे देखिए 66.54 है, रेजिडुअल डेविएंस आपका 60.4 है, और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, 137 है, n-1, और जो और राइट। और इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे एक और ये है AIC हमारा इसका फॉर्म होता है अकाई के इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। ये हमारा किस प्रकार से हमारा R² मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में गुडनेस ऑफ फिट के बारे में बताता है, उसी तरह से AIC भी हमारा एक जनरलाइज लीनियर मॉडल में एक गुडनेस ऑफ फिट के बारे में बताता है। बट एनीवे अभी हमारा यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव नहीं है जनरलाइज लीनियर मॉडल को समझने का। मैंने सिर्फ इस कमांड को यहाँ पे यूज़ किया है कि आपको मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में दिखा सकूँ कि आप उसको किस प्रकार से फिट करोगे, राइट। तो अब इसमें से देखिए अगर आपको इसमें से इसकी जो डिटेल वैल्यूज़ अगर निकालनी है तो हम यहाँ पे कमांड यूज़ कर सकते हैं समरी, और समरी इस SPAC SHU.GLM का जो आउटपुट आया था उसके ऊपर, और उसके ऊपर अगर हमको उसके सिर्फ अगर कॉफिशिएंट निकालने हैं तो मुझको यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखिए ये आपके एस्टिमेट मिल गए, ये आपको बीटा 0 हैट की वैल्यू मिल गई, ये जो आपको है ये आपको बीटा हैट टेम्प एफ की वैल्यू मिल गई, ये आपको उसकी स्टैंडर्ड एरर हो गई, ये उसकी आपकी Z वैल्यूज़ हो गई, और ये आपकी इनकी P वैल्यूज़ हो गई, राइट।
तो आपने देखा कि ये तो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में किया था, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पे इनके जो एक्सप्रेशन नहीं बताए हैं, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि इन्होंने उन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे जो भी अपने स्टैंडर्ड एरर और जेड वैल्यूज़ और पी वैल्यूज़ को उन्होंने यहाँ पे कंप्यूट किया है। तो इसकी बेसिस पे आप अगर देखेंगे तो आपका मॉडल क्या बन जाएगा। आप अगर यहाँ पे इस वाले कॉलम को देखिए तो ये आपका मॉडल कैसा बन जाएगा, 5.085 जो आपका यहाँ से आ रहा है और माइनस 0.1156F जो आपका यहाँ से आ रहा है, राइट। तो इसकी बेसिस पे आप अपना देखिए ये मॉडल यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं, राइट। और इसके देखिए ये आपका इसका स्क्रीनशॉट भी है जो आपको हमने यहाँ पर दिखाया है, लेकिन ज़रा सा हम इस डेटा को अपने आर सॉफ्टवेयर में के द्वारा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये पैकेज है जो एचएस का है, इसको मैंने अपने कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम इसको यहाँ पर लोड कर लेते हैं और फिर हमने अपना जो डेटा है इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आपका SPCSHU, ये देखिए डेटा इस प्रकार का है कुछ ये, राइट। आप ये देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 138 ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। अब हम इसके ऊपर अपना जो भी कमांड है उसको हम लगाते हैं और सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करके देखते हैं कि क्या हमको इस प्रकार का यहाँ पे ग्राफिक मिल रहा है। तो देखिए हमने प्लॉट किया तो देखिए इसी तरह का ग्राफिक मिल गया। ये सारे के सारे पॉइंट्स देखिए आपके नीचे लाई कर रहे हैं और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके ऊपर लाई कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद में हम अपना जो भी ये कमांड है GLM का, हम उसको यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो देखिए तो अब अगर यहाँ पे अगर अपने इस SPACSHU.GLM का जो आउटपुट है इसको अगर देखने की कोशिश करें तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, राइट। और इसी के ऊपर अगर हम अपना जो समरी कमांड है इसको अगर हम लगाते हैं तो देखिए कैसा मिल जाएगा। ये देखिए इस प्रकार की आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो हमने आपको दिखाई है, राइट। और उसके बाद में आपको अगर आप इसमें से खाली इसका अगर कोफिशिएंट अगर आप निकालना चाहते अगर होगा तो आपको देखिए यहाँ पर इस प्रकार से मिल जाएगा, राइट। तो देखिए ये आपका मॉडल क्या जाएगा 5.0849772 माइनस 0.1156 टेम्प एफ। और यही मॉडल तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए दिखाया भी था, ये वाला मॉडल। तो अब आपने देखा कि इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को फिट करना बहुत कठिन काम नहीं है, और जब कठिन काम नहीं है तो हम यहाँ पर अब रुकते हैं। तो अब आपने देखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में यस मैं आपसे सहमत हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट और इसकी जो मैथमेटिकल एनालिसिस मैंने आपको नहीं बताई है, लेकिन हम अपने अगर हम आर सॉफ्टवेयर में इसको एग्जीक्यूट करना चाहें और इसका इंटरप्रिटेशन करना चाहें, यह बहुत कठिन नहीं है, राइट। अब हम यहाँ पर आज यहाँ पे अपने इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का जो टॉपिक था उसके साथ भी रुकते हैं। और आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ पर जब हमारा आउटपुट वेरिएबल कंटिन्यूस होगा या बाइनरी होगा, दोनों केसेस में मैंने आपको ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एनालिसिस कैसे करेंगे या अपनी हम रिग्रेशन एनालिसिस कैसे करेंगे इसके बारे में बताया। अब मैं आपको इस बात से को ज़रूर बताना चाहूँगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने एक बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे छोटे मोटे जो भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हैं, जो हमारी अलजेब्रा है या उसके मैथमेटिकल डिटेल्स हैं, मैंने आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करी थी। वह क्यों इम्पॉर्टेंट है? वह इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर का आउटकम तो हमारा 1 सेकंड में आ जाता है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने के लिए आप सही तरीके से कैसे इंटरप्रेट करना चाहोगे, उसके लिए आपको उन कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। आपको ध्यान होगा जब हमने अपना लेक्चर आरंभ किया था तो पहले मैंने आपको आर के कमांड बताए थे, फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कमांड बताए थे, फिर मैंने आपको कुछ प्रोबेबिलिटी थ्योरी के कमांड बताए थे।
और उसके बाद हम अपने एस्टिमेशन और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पे आए थे। उसके बाद हम अपने इन मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स की बात करना शुरू कर रहे थे। अब आप देखिए, आपने अभी जो एक आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में किया है, इसके लिए आपको आर के कमांड भी चाहिए थे। आपको किस प्रकार से डेटा देना है, उसके बारे में आपको आर के बारे में पता होना चाहिए। आपने उसमें डिफरेंट तरीके के जो प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं उनको आपने यूज़ किया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, भिन्न-भिन्न तरह की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकाला जाता है, हमारे किस प्रकार से रैंडम वेरिएबल होते हैं, उनकी बात करी है। उसके बाद जब हम अपने इन्फरेंस पे आते हैं, तो किस तरह से हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन किया है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन किया है। उसके साथ में जो हमने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस किया है, उसको भी हमने जो पहले सीखा था उसकी बेसिस पर यहाँ पर आज इम्प्लीमेंट किया है। राइट, इसीलिए वो जो पहले की बैकग्राउंड थी वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो अब अपने अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसमें भी हम आपको शुरू में कुछ उसकी जो स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल बैकग्राउंड है उसको बताएंगे, और साथ ही में हम आपको उसको आर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अब यह आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आपने कई सारे डेटा सेट लीजिए, उसकी बेसिस पे आपने जो भी कुछ किया है अपने इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में बहुत सारे टॉपिक्स को कंसीडर किया है, उनको कंसीडर करिए, उनको आर में इम्प्लीमेंट करिए, उनका जो आउटकम आ रहा है उसको समझिए, और उसकी बेसिस पे आप सही कंक्लूजन कैसे ले सकते हैं इसको भी समझिए। तो आप इन टॉपिक्स को समझिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसके एक्सपर्ट होते जाएंगे, और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।